हेलो मित्रों, मेरा नाम है जानी जयदेव। मैं सिद्ध हिंदी स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। हमने अपने कल की वीडियो के अंदर 8वें पाठ भारतीय संविधान की रचना और उसके लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इसके अंदर हमने संविधान की परिभाषा, संविधान का महत्व और संविधान के अर्थ के बारे में की जानकारी प्राप्त की थी। एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ। इसी पश्चात आज हम संविधान की प्रस्तावना के आधार स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था कि प्रस्तावना के अंदर क्या लिखा गया है, प्रस्तावना का क्या महत्व है और प्रस्तावना के अंदर किन किन उच्च उद्देश्यों का समावेश किया गया है, उसके बारे में हमने कल के वीडियो के अंदर अपने चर्चा की थी। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर प्रस्तावना के आधार स्तंभों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के आधार स्तंभों की। तो प्रस्तावना के अंदर तुम लोगों को मैंने कल बताया था कि जो तुम्हारी किताब का जो पेज है, फ्रंट राइट साइड का पेज, उस पेज के ऊपर दिखाया गया प्रस्तावना का एक फोटोग्राफ रखा गया है संविधान के हमारा जो पहला पेज है उसका। उसके अंदर सार्वभौमिकता, उसके पश्चात धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, समाजवादी, समानता, बंधुत्व, एकता, अखंडता आदि भावनाओं का उसके अंदर उल्लेख किया गया। उसके बारे में हमने जानकारी कल अंकित की थी। तो आज संविधान की प्रस्तावना के आधार स्तंभों के मुख्य आधार स्तंभों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कौन कौन से हैं। लोकशाही, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, इन तीनों ध्येयों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब व्यक्ति के किए गए आधारभूत शब्दों को, जैसे हम भारत के लोग, उसके पश्चात सार्वभौम, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, बंधुत्व, त्याग, समानता और बंधुत्व की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का इत्यादि का समावेश किया गया है। प्रस्तावना के आधार स्तंभों के अंदर हम भारत के लोग एक है, समानता, सार्वभौमिकता, एकता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, बंधुत्व की भावना, अखंडता और स्वतंत्रता आदि इत्यादियों का समावेश इसके अंदर किया गया है। उसके अंदर पहला है लोकशाही। भारत एक लोकशाही देश है। लोकशाही यानी कि यहाँ पर सर्वसम्मति और सर्वानुसार शासन किसका है? लोगों का ही है। कोई भी व्यक्ति अपना यहाँ पर शासन नहीं कर सकता, ना ही तो किसी का राजा का शासन है। भारत ने लोकशाही को स्वीकार किया गया, इसलिए यहाँ पर सर्वसत्ता आखिरकार लोगों के पास ही रहती है। इसीलिए यहाँ का लास्ट या फिर लास्ट निर्णय लोगों के द्वारा ही लिया जाता है। तो ये है लोकशाही का। लोकशाही का मतलब है कि डेमोक्रेसी, ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी। इसमें डेमो या अर्थात लोक, कैरोट्स मतलब सत्ता, यानी डेमोक्रेसी यानी कि लोक सत्ता। इसीलिए हमारे देश ने लोक सत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि यहाँ पर सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मत दे सकता है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मत देकर उसे अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं और वही प्रतिनिधि हमारा देश का शासन चलाता है। और वो प्रतिनिधि संपूर्ण रूप से संसद यानी कि हमारी लोकसभा, उसको वफादार रहता है और उसी के आधार पर उसको शासन चलाना पड़ता है। यानी कि अंत में हमारा हर एक प्रतिनिधि प्रजा के प्रति, लोगों के प्रति वफादार रहता है। इसलिए लोकशाही शासन व्यवस्था को हमने स्वीकार किया गया। तो इसकी घोषणा में लिखा गया है कि भारत की सरकार पूर्णतः लोक के प्रति जवाबदार रहती है। तो प्रस्तावना में लोकशाही की घोषणा के अंदर लिखा गया है कि भारत की सरकार पूर्णतः लोगों के आधार या फिर लोगों को ही जवाबदार रहेगी। भारत सरकार ने लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का स्वीकार करके उसे अमल में लाया। भारतीय सरकार ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को स्वीकार करके उसे अस्तित्व में लाया। इसीलिए हमारा देश एक लोकतंत्रात्मक देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई वंश परंपरागत शासन नहीं कि भाई एक राजा है उसके पास उसका बेटा शासन चलाएगा, उसका बेटा, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो व्यक्ति को प्रजा निश्चित करती है या जिस व्यक्ति को प्रजा अपना मतदान देती है
वो व्यक्ति भारत का शासन चलाता है और वही हमारा प्रतिनिधि या फिर हमारा राजा कहलाता है। और वो तब तक उस सत्ता पर बना रहता है जब तक वो प्रजा के हित में और प्रजा के कल्याण के अंदर कार्य करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे वंश परंपरागत को स्वीकार नहीं किया गया। हमारे यहाँ लोकशाही यानी कि संसदीय शासन पद्धति को स्वीकार किया गया, जिससे अलग अलग संसद के आधार पर अलग अलग विभागों में बांटकर शासन चलाया था। उसके पश्चात है समाजवादी। तो समाजवादी यानी कि 1976 के 42वें संवैधानिक सुधार के अंदर 1976 के 42वें संवैधानिक सुधार के अंदर हमारे यहाँ समाजवादी मुद्दे को भी रखा गया था। समाजवादी यानी कि सबको समान लेकर सभी धर्म जाति भाषा के लोगों को, सभी जाति के लोगों की समाज को साथ में लेकर उसका विकास करना, ऐसी भावना रखकर समाजवादी शब्द को हमारे संवैधानिक प्रस्तावना के अंदर रखा गया था 42वीं संवैधानिक सुधार के अंदर। और उसके अंतर्गत लिखा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राष्ट्र संबोधित किया गया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर भारत को समाजवादी राष्ट्र घोषित किया गया है। लोकतंत्र में सर्वत्र वयस्क मताधिकार होने के कारण नागरिक को राजनीतिक समानता प्राप्त है। लोकतंत्र में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार होने के कारण नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है और वो राजनीतिक समानता भी प्राप्त है कि भाई कोई ऊंच नीच की यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रखा गया और राजनीतिक रूप से भी समान, फिर वो छोटा हो बड़ा हो, हिंदू हो मुस्लिम हो या किसी भी संप्रदाय या जाति का हो, यहाँ पर हमारे यहाँ लोकतंत्र के अंदर समाजवादी को समानता का अधिकार दिया। सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता अपूर्ण होती है। सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक अपूर्ण होती है। सामाजिक समानता ना नहीं होगी, आर्थिक यानी कि जो चीज़ वस्तुओं का बंटवारा होता है वो समान रूप से नहीं बांटा जाएगा, तो राजनीतिक समानता भी अयोग्य रहेगी, वो भी शासन नहीं चल पाएगा। इसलिए राजनीतिक समानता रखने के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता होनी आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ समाजवाद को इसके अंदर रखा गया है। प्रस्तावना में नागरिकों के बीच में सामाजिक और आर्थिक समानता हो, ऐसी समाजवादी समाज रचना का उद्देश्य रखा गया है। प्रस्तावना के अंदर राज्य के लोगों के बीच में आर्थिक और सामाजिक विकास हो, ऐसी उच्च उद्देश्यों की भावना रखकर उस समाज रचना का निर्माण किया गया है।